नमस्कार साथी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? पॉलिटिकल साइंस यानी इंडियन पॉलिटी के अगले भाग को, अगले वीडियोज को हमने कुछ समय के लिए रोक दिया था, जिसके कुछ पर्सनल रीजन थे। लेकिन अब क्रमवार तरीके से हम सोच रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस को हम आगे बढ़ाएंगे। और इस संदर्भ में जो हमारा पहला टॉपिक है वो संघ एवं उसका राज क्षेत्र, संघ एवं उनके क्षेत्र, आप ये भी नाम रख सकते हैं, यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो संघ एवं राज क्षेत्र, तो संघ का अगर आप बात करें तो संघ एवं राज क्षेत्र का जो वर्णन है, सबसे पहले संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 तक का इनका वर्णन है, और जिसमें संघ एवं इनके राज क्षेत्र की चर्चा की गई है। भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 तक। तो संघ, राज्यों का संघ, राज्यों के संघ को हमने कैसे डिफाइन किया है, तो अनुच्छेद 1 जो है उसको परिभाषित करते हैं। संघ को कैसे परिभाषित करते हैं? इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ है। तो राज्यों के समूह होने का मतलब क्या है? राज्यों के समूह होने का मतलब है कि अलग अलग स्वतंत्र राज्य ने एक साथ मिल करके एक संघ का निर्माण किया, जो कि अमेरिका में आपको जिस स्थिति में देखी जाती है, अमेरिका के सरकार को या अमेरिका को आप जिस स्थिति में देखते हैं कि सभी राज्य, जो 50 राज्य हैं वहाँ के, अलग अलग थे, वो आपस में मिल करके एक जो है फेडरल का एक संघ का निर्माण किया। भारत में इनके ठीक विपरीत है। भारत में जो है वो क्या है? राज्यों का संघ है। यानी जो संघ है वो अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों में बटे हुए हैं, है ना। तो यह व्यवस्था क्या है? राज्यों का संघ जो डिफाइन की गई है वो अनुच्छेद 1 में। इनका मतलब क्या है? एक जो देश का नाम है और दूसरी का मतलब है राज पद्धति का प्रकार। तो राज सरकार, राज चलाने का, शासन चलाने का प्रकार कैसा होगा, और एक से देश का नाम। तो संविधान में, संविधान सभा में अगर आप बात करें तो देश के नाम को लेकर के किसी एक तरह का यानी मत का वो नहीं था। अलग अलग तरीके के नाम रखने के अपने अपने तरीके से, किसी ने बोला कि भारत, किसी ने बोले इंडिया, है ना। बाद में जाकर के एक्सेप्ट किया गया कि परंपरागत नाम भारत को रखने दिया जाए, साथ में एक मॉडर्न नाम जिससे पूरी दुनिया को आसानी हो समझने में। तो इंडिया भी जो है मॉडर्निटी की तरफ वो भी रखा गया ना, भारत यानी इंडिया। तो बाद में आप देखेंगे इंडिया जो कि भारत है उसको रखा गया, और दूसरे देश को संघ बताया गया। तो आप ये भी देखेंगे कि एक तो नाम है जो कि अनुच्छेद 1 में जिसका वर्णन है, इंडिया मीन्स भारत, है ना, इंडिया जो कि भारत है। दूसरे जो है देश को संघ बताया गया। संघ का ढांचा जो है वो राज्यों का संघ। आप बी आर अम्बेडकर के अनुसार आप देखेंगे तो बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है, जैसे कि अमेरिकी संघ और दो अन्य राज्यों के संघ से मिलकर के बनते हैं। भारत में क्या है कि संघ को राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है, और यह विभक्त नहीं हो सकता। तो अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत के क्षेत्र को अगर आप देखेंगे तो 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला जो क्षेत्र है वो राज्यों के क्षेत्र हैं, दूसरा जो क्षेत्र है संघ के क्षेत्र हैं, और तीसरा ऐसा क्षेत्र है जो भारत सरकार द्वारा किसी क्षेत्र को अधिकृत किया जा सकता है, ऐसा भी क्षेत्र उसमें आता है ना। तो राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम जो हैं उनके विस्तार को संविधान के पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। राज्य एवं संघ शासित राज्यों के नाम, उसके विस्तार कहाँ कहाँ से हैं, और साथ में आप देखेंगे कि संविधान की विस्तार कहाँ से उस क्षेत्र को दर्शाया गया है। और साथ में आप देखेंगे इस वक्त जो है, जो जब संविधान बने थे तो उस वक्त मतलब अभी तो 28 राज्य और 28 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान समय में। और राज्य के संदर्भ में संविधान के उपबंध जो है वो साथ में आप देखेंगे कि भारत के क्षेत्र से या भारत का संघ के अर्थ में लपेटे हुए हैं। जबकि आप, और इनके लिए जो शब्द यूज की जाती है भारत संघ को लेकर के, वो यूनियन शब्द का उपयोग किया जाता है। जबकि अब अमेरिका में अगर आप देखें तो वहाँ फेडरलिज्म गवर्नमेंट का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो ये है। और इसी तरीके से आगे क्रम में हम अगर बढ़ेंगे तो ये हम पढ़ रहे हैं भारत एवं उसके संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, जो भाग 1 में वर्णित है संविधान में, और अनुच्छेद 1 से 4 तक इनके वर्णन करते हैं। तो ये चीज़ है। तो भारत सरकार के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी क्षेत्र को, यानी संघ के पास वो अधिकार है किसी भी क्षेत्र को वो जब चाहे वो अधिकृत कर सकते हैं, और इस तरह की बातें हैं। तो अब है
इससे संबंधित जो है आप देखेंगे कि राज्यों के पुनर्गठन संबंधी जो है संसद की शक्ति है कि राज्य किस तरीके से पुनर्गठित किया जा सकता है, कोई भी राज्य नए तरीके से कैसे भारत में शामिल हो सकता है या एक नए राज्य का निर्माण कैसे हो सकता है। तो अनुच्छेद 3 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 3 में क्या वर्णन है? पहली बात है कि किसी राज्य में उसका राज क्षेत्र जो है उससे अलग करके या दो से अधिक राज्यों को आपस में मिला करके एक नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है? किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है। अगर चाहे सरकार की कोई एक दो छोटा राज्य है या कोई एक राज्य छोटा है, अगर किसी अन्य राज्य से उस क्षेत्र को बढ़ाना चाहे तो काट करके बढ़ा सकती है। तीसरी बात है किसी राज्य क्षेत्र को वो घटा भी सकती है। और चौथी बात क्या है? तो किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे बिहार का सीमा अगर चाहे तो यूपी की तरफ मूव कर सकते हैं, यूपी का सीमा चाहे तो बिहार की तरफ जा सकते हैं। और किसी राज्य में राज्य के नाम में परिवर्तन भी कर सकते हैं, कई सारे राज्यों के नाम के। जैसे अभी आप देखें तो पश्चिम बंगाल सरकार जो है या ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री जो हैं, वो कई बार कहती हुई दिख रही हैं कि पश्चिम बंगाल के नाम जो है वो बदल दिया जाए। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सारी इस तरह के, अगर ये जो 5 है मतलब राज्यों के क्षेत्र में, राज्यों के नाम में, राज्यों के सीमाओं में, राज्यों की सीमा को बढ़ाना या राज्यों की सीमाओं को कम करना, ये सारी चीज़ जो है वो अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि उपरोक्त परिवर्तन से संबंध अगर कोई भी अगर किसी भी तरह का अगर है मुद्दा, तो वो अध्यादेश के माध्यम से राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है ना। तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही, यानी राष्ट्रपति से पहले मंजूरी लेनी पड़ेगी। और दो समस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य विधानमंडल के मत जानने के लिए भेजता है जो संबंधित। अब जैसे पश्चिम बंगाल के नाम परिवर्तन की बात हो रहे हैं, तो राष्ट्रपति अगर मंजूरी देते हैं तो उसके बाद राष्ट्रपति मंजूरी देते हैं, पहले वहाँ के जो विधानसभा है, विधान परिषद है, वहाँ से उनको वो मत जानने के लिए वो बोलते हैं और उसके बाद जो है सो निर्णय लिया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे कि संसद के नए राज्यों का निर्माण करने की शक्ति में भी राज्य एवं संघ क्षेत्र के किसी विभाग को अन्य क्षेत्र में या राज्य क्षेत्र में मिला करके नए राज्य को निर्माण में लाया जा सकता है। तो ये चीज़ है। लेकिन ये एक बात जरूरी है, राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के मत को बाद नहीं है। अगर मतलब राज्य विधानमंडल अगर चाहती है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो स्वीकार नहीं है तो वो जो केंद्र सरकार के संसद हैं या फिर राष्ट्रपति हैं उसको बाध नहीं है, वो स्वीकार भी कर सकती हैं और अस्वीकार भी कर सकती है। तो ये है, इस तरह स्पष्ट है कि संविधान जो है वो संसद को यह अधिकार देता है कि वो नए राज्य, उसके नाम में परिवर्तन, उसके क्षेत्र में परिवर्तन या सीमा में परिवर्तन किसी राज्य के अनुमति के बिना भी उठा सकती है, यानी कर सकती है। तो ये चीज़ें हैं। दूसरे शब्दों में संसद अपने अनुसार भारत के संविधान द्वारा क्षेत्रीय या एकता की अस्तित्व को गारंटी नहीं देती। इस तरह भारत को सही कहा गया है कि विभक्त राज्यों का अविभक्त संघ है। विभक्त राज्यों का यानी राज्य तो विघटित हो सकती है, राज्य का क्षेत्र तो बदल सकता है, राज्य की सीमा तो बदल सकते हैं, राज्य के नाम तो परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन भारत के साथ ऐसा कोई राज्य नहीं कर सकती, जबकि संघ जो है वो राज्यों के साथ कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद अनुच्छेद, अगर आप संविधान के अनुच्छेद भाग 1 के अनुच्छेद 4 में देखेंगे तो स्वयं जो है घोषित किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण और सीमाओं के क्षेत्रों नाम में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत और को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब अगर संसद और राष्ट्रपति चाहती है कि किसी राज्य के क्षेत्र के नाम का परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन करे, तो ये अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात इस तरह का कानून समान बहुमत से पारित किया जा सकता है, लाया जा सकता है, ये चीज़ है। तो संसद को ये भी अधिकार है साथ में अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कि किसी राज्य क्षेत्र को समाप्त कर भारतीय क्षेत्र को किसी राज्य क्षेत्र को समाप्त कर किसी अन्य राज्य को दे दे, या किसी राज्य क्षेत्र को में किसी दूसरे राज्य की सीमा को या किसी देश की सीमा को इंगित या स्थापित कर दिया जाए। ये भी संसद को अनुच्छेद 3 के अंतर्गत अधिकार है। तो ये चीज़ है। जैसे कि आप देखेंगे बेरू संघ मामले में ऐसा किया गया था कि पश्चिम बंगाल पर पाकिस्तान का नेतृत्व जो है उस समय
था तो ने राजनीतिक विद्रोह को जन्म दिया, और वो इस तरीके से हुआ था कि जिस कारण राष्ट्रपति के संदर्भ में लिया गया इस विवाद को और उच्चतम न्यायालय ने संसद की शक्ति को, तो वो चीज़ें होती हैं। तो उच्चतम न्यायालय ने संसद की शक्ति को सीमा समाप्त करने अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय क्षेत्रों को अन्य क्षेत्रों को देने को नहीं है, ये उस समय कहा था। यह कार्य अनुच्छेद 368 में संशोधन कर किया जा सकता है। इस तरह 90 संविधान संशोधन 1960 में ये प्रभावी हुए और उस क्षेत्र को पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दिया गया जो पश्चिम बंगाल के विवादित क्षेत्र थे। तो ये चीज़ है। दूसरी तरफ 1969 की बात करें तो उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था करी कि भारत और अन्य क्षेत्र के सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यह कार्य कार्यपालिका द्वारा, यानी सरकार के जो 3 हिस्से हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो कार्यपालिका द्वारा एग्जीक्यूटिव द्वारा किया जा सकता है। तो भारतीय क्षेत्र को इसमें भारतीय क्षेत्र को विदेश को सौंपना शामिल नहीं था। अब है केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का उद्भव कैसे हुआ। तो ये था संघ एवं राज्य के मसले जो अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णित थे, भाग 1 में थे। अब जो है ये केंद्र शासित प्रदेश जो यूनियन टेरिटरी है और एवं राज्यों का उद्भव वो किस तरीके से हुआ। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि भारत जब स्वतंत्र होता है तो स्वतंत्रता के साथ ही भारत में आप देखेंगे लगभग 5-6 सालों के बाद एक भाषा के आधार पे आप देखोगे कि राज्यों की मांग शुरू हो जाती है, और साथ में ये भी आवश्यकता पड़ते हैं कि जो राजा रजवाड़ों के जो अपने क्षेत्र हैं उस क्षेत्र का देशीयकरण कैसे की जाए, यानी भारत में पूर्णतः सम्मिलित कैसे की जाए, समाहित कैसे की जाए, तो उसमें बात होती है। तो आप देखेंगे कि आज़ादी के समय भारत में राजनीतिक इकाइयाँ जो है 2 थी। पहला तो ब्रिटिश प्रांत था जिसमें ब्रिटिश सरकार या ब्रिटेन क्राउन के शासन जहाँ चलते थे, और दूसरे थे देसी रियासत। देसी रियासत में आप देखते हैं कि राजा के शासन थे लेकिन ब्रिटिश राजशाही से संबद्ध थे, ये भी था। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत 2 स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश पाकिस्तान और हिंदुस्तान तो बन गए, और उस समय आप देखेंगे कि देसी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कि ये 3 काम कर सकते हैं। पहली बात कि वो भारत में शामिल हो सकते हैं, दूसरी बात अगर वो चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं यानी पाकिस्तान के तरफ जा सकते हैं, और तीसरे जो क्षेत्र ऐसा है कि वो अपने आप को ऐसे सहज महसूस करते हैं कि हम स्वतंत्र रूप से रहे तो वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। लेकिन 552 में अगर आप देखेंगे तो देसी रियासत जो है उस समय आज़ादी के समय, भारत की आज़ादी के समय, अगर आप 1947 या 48 के समय आप देखेंगे तो 552 देसी रियासत है छोटी बड़ी भारत में जो भारत की सीमाओं में थी। 549 भारत में शामिल हो गई, लेकिन 3 रियासत ऐसे थे जो भारत में शामिल होने के इच्छुक नहीं थे, जिसमें थे हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। तो उन्होंने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिए। साथ ही आप देखेंगे यद्यपि कुछ समय बाद भारत में उसे मिला लिया गया और उसके लिए अलग अलग तरीके के प्रक्रिया किए गए भारत सरकार द्वारा। हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही से मिला लिया गया, यानी पुलिस के बल से मिलाया लिया गया। जूनागढ़ को आम जनता से जनमत संग्रह कराया गया, तो उस तरीके से। और कश्मीर के विलय पत्र को भारत में उस समय शामिल कर लिया गया वस्तुतः। लेकिन अगर अभी आप देखें कि कश्मीर पूर्ण रूप से भारत के हिस्से हैं, तो अभी तो ये पूरे भारत के हिस्से माने जा रहे हैं। तो आप ये देख लें 1950 में संविधान संशोधन भारत संघों के 4 प्रकार में वर्गीकृत किया, यानी 1950 में जब संविधान बने तो भारतीय संघ के राज्यों को 4 प्रकार से यानी 4 वर्ग में बांटा। पहला वर्ग था भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग ग। तो ये सभी संख्या में 29 थे। भाग क में वे राज्य थे जहां ब्रिटिश गवर्नर का शासन था। भाग ख में 9 राज्य थे जो विधानमंडल के साथ शाही शासन थे, यानी वहाँ के विधानमंडल थे भारत के लेकिन शाही शासन व्यवस्था थे। भाग ग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त जो है उस समय शासन में थे और कुछ शासन शाही शासन भी थे उस समय। और आप देखेंगे कि भाग ग में 10 राज्य थे जो कुल 10 राज्य थे जो केंद्रीय प्रशासन में थे, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अकेले घ राज्य में रखा गया, तो वो क्षेत्र था। अब सबसे पहले उसके संदर्भ में, यानी जब आप केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यों एवं संघों का प्रादुर्भाव या उद्भव की बात करते हैं तो देशी रियासतों का एकीकरण तो हो गया, लेकिन एकीकरण के साथ ये भी मैंने बोला था कि बहुत सारे जो क्षेत्र से उस क्षेत्र से स्वतंत्रता का उसके भाषा आधार पे, उसे नस्ल के आधार पे राज्यों के मांग हुए। तो उसमें से सबसे पहला जो समिति गठित आती है वो धर आयोग और जेबीपी समिति आते हैं। तो देशी रियासतों
का शेष भारत में एकीकरण विशुद्ध रूप से अस्थायी व्यवस्था थी। यानी उस समय जो देशी रियासतों का जो एकीकरण हुआ था वो अस्थायी था, पूर्ण रूप से अस्थायी नहीं थे। देश के विभिन्न भागों में विशेष रूप से आप देखेंगे दक्षिण से मांग उठे कि भाषाई आधार पर जो है उनका पुनर्गठन हो, और 1948 में भारत सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में एक भाषाई आयोग की नियुक्ति करी, और इस रिपोर्ट ने नवंबर 1939 में उन्होंने रिपोर्ट सौंपा। और आप देखेंगे कि आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारक के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार हो। ऐसा होना ही था कि साथ में आप देखेंगे असंतोष वहाँ फैल गए, और परिणाम स्वरूप कांग्रेस द्वारा दिसंबर 1948 में आप देखेंगे कि एक भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया। इस भाषाई प्रांत समिति गठन किया गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया होंगे, तो जिन्हें आप जेबीपी समिति कहेंगे। यानी धर आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपे, धर आयोग ने कहा कि प्रशासन 1948 में जो रिपोर्ट सौंपे, उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य का निर्माण भाषाई नहीं होना चाहिए, राज्य का निर्माण प्रशासनिक रूप से होना चाहिए, जिसके वजह से असंतोष दक्षिण भारत में फैले। और उस असंतोष फैलने के वजह से दूसरी बार जो है जेबीपी समिति का गठन करना पड़ा, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया थे। 1949 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपे और इस बात को औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार जो है भाषा होना चाहिए। उन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अस्वीकार कर दिया। हालांकि अक्टूबर 1953 में आप देखेंगे कि भारत सरकार जो है वो राज्य के गठन के लिए मजबूर होगा, और साथ में मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक कर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन होगा, और जिसके आप देखेंगे लंबा विरोध होगा, उसमें लंबा आंदोलन होगा। उस आंदोलन में एक कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे, पोट्टी श्री रामुलु, उनके निधन हो जाएंगे 56 दिनों के भूख हड़ताल के बाद। तो यहाँ तक समाप्त नहीं होते हैं। फिर उसके बाद सबसे पहले आप देखेंगे कि धर आयोग वही कहते हैं कि प्रशासनिक जो एक है प्रशासनिक रूप से जो है, अगर आप देखें कि प्रशासन को अगर मतलब शासन प्रशासन सुविधा के अनुसार जो है राज्यों का गठन हो, तो उसको अस्वीकार करके जो है सो आप देखें आंदोलन शुरू होगा। फिर उसके बाद जेबीपी समिति बैठेगी, वो भी सेम वही बातें कहेंगे। उसके बाद फजल अली आयोग का गठन होगा। तो आंध्र प्रदेश के निर्माण में आप देखेंगे कि मतलब अन्य क्षेत्रों के भी भाषा आयोग का मांग उठना शुरू होगा, और इसके कारण भारत सरकार को दिसंबर 1953 में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करना पड़ेगा, जिनके मुख्य होंगे फजल अली, और उन्हें विवश होना पड़ेगा। इनके 2 सदस्य होंगे, और एक एम पनिकर होंगे, एच कुंजरू होंगे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी, और इनका मत था कि किसी भी राजनीतिक इकाई के पुनर्धारण में भारत की एकता को प्रमुखता दी जानी चाहिए। समिति ने किसी राज्य पुनर्गठन योजना के लिए 4 बड़े कारक की पहचान की कि अगर किसी राज्य की पुनर्गठन होती हैं तो उनमें 4 रूप होना चाहिए, है ना। पहली चीज़ कि देश की एकता एवं सुरक्षा के अनुरक्षण एवं संरक्षण होना चाहिए। दूसरी चीज़ की भाषाई व संस्कृति एक रूपता होनी चाहिए। तीसरे की वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक तर्क होना चाहिए। और चौथा, प्रत्येक राज्य पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना और इसका संवर्धन करेंगे। तो आयोग ने सलाह क्या दिया कि मूल संविधान के अंतर्गत 4 आयामी वर्गीकरण को समाप्त कर दिया जाए, यानी ओ, ब, स और ड वो जो थे उसको समाप्त कर दिया जाए। 16 राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण कर दिया जाए, और भारत सरकार ने बहुत कम परिवर्तनों के साथ इस चीज़ को, इस जो समिति थी उस समिति की सिफारिश को एक्सेप्ट कर लिया। साथ में राज्य पुनर्गठन आयोग अगर आप देखेंगे तो 1956 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भाग क और भाग क की भी दूरी समाप्त कर दिया गया। तो 1956 के बाद नए राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र कई सारे बने, जिसमें आप देखेंगे महाराष्ट्र 1960 में बनेंगे, दादर एवं नागर हवेली 1954 में बनेंगे, गोवा दमन दीप वो 1961 में बनेंगे, पुडुचेरी जो है वो आपको देखेंगे 1962 में बना दिया जाएगा, नागालैंड को 1963 में, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश को 1966 में, मणिपुर, त्रिपुरा और साथ में मेघालय को 1972 में। तो ये चीज़ हैं। उसके बाद सिक्किम को देखेंगे आप 1947 के मतलब उसमें, तो 1974 में आप देखेंगे। तो ये चीज़ हैं। तो आप देखोगे कि भाग क में जो राज हैं, भाग ख में राज है, भाग घ में राज है, भाग घ में राज है 1950 के भारतीय क्षेत्र में। 1956 में वो पूरी तरीके से बदल जाएंगे। 1950 में आप देखेंगे जैसे 4 वर्गों में राज्यों को डिवाइड किए गए हैं भारत के राज्य क्षेत्रों को, ठीक उसी तरीके से 1956 में देखेंगे कि 3 वर्ग में डिवाइड करेंगे।
है ना। 3 नहीं, आप देखेंगे 2 वर्ग में डिवाइड करेंगे, जिसमें पहला वर्ग जो है राज होगा और दूसरा संघ शासित प्रदेश होगा। तो ये चीज़ है। अब ये जो संघ एवं राज क्षेत्र है, अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग 1 में वर्णित थे, उसको हमने खत्म कर लिया। इसके सिनॉप्सिस कुल मिलाकर के यही है। अगर आप सिनॉप्सिस के तौर पे देखें तो संघ एवं राज क्षेत्र का वर्णन भाग संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 तक है। और आप देखेंगे कि जो राज्यों का संघ है ना, राज्यों का संघ की बात करी गई है, भारत के लिए यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, फेडरल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यूनियन का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि आप राज्य स्वतंत्र नहीं है अपने निर्णय लेने को लेकर के कई सारे मुद्दों पे। संघ ही राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, नामों में परिवर्तन कर सकती है, क्षेत्र सीमा में परिवर्तन कर सकती है। संघ के पास यानी संसद के पास यानी राष्ट्रपति के पास ये भी अधिकार है कि वो किसी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को सौंप सकता है, और किसी दूसरे देश में अगर भारत के क्षेत्र आते हैं तो उसको वो भारत के राज्यों में तब्दील कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। ये संघ के पास है। आपने 2, 3, 4 और 4 में देखे, अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 में देखे। साथ में आपने यह भी देखे कि आप चूंकि संघ एवं राज क्षेत्र बन गए तो जो राजा राजमारा है, जो वहाँ प्रशासन की एक प्रशासन का हिस्सा भारत का क्षेत्र वो भी हैं जहाँ वहाँ के क्राउन शासन कर रहे हैं। एक क्षेत्र वो हैं जहाँ राजवाड़ा जो है शासन की भूमिका में, सत्ता की भूमिका में, शासक की भूमिका में है। दूसरे क्षेत्र वो हैं जिसमें कुछ राजाओं का और कुछ जो है शासन सत्ता का क्राउन, ब्रिटिश क्राउन के अधिकार क्षेत्र आते हैं, तो वो क्षेत्र हैं। तो आप देखेंगे उस में सबसे पहले जैसे लगभग 500 छोटे मोटे रजवाड़े, राजा रजवाड़े और क्षेत्रों को भारत में शामिल किया गया। तो साथ में आप देखते हैं कि 1950 के आसपास ये भी मांग, 1947-48 के आसपास ये भी मांग शुरू होते हैं कि भारत के कई सारे क्षेत्र हैं, खासतौर पर दक्षिण के क्षेत्र, जहाँ भाषाई आधार पर राज्यों के डिमांड शुरू होते हैं। बाद में जाकर के 1956 में देखेंगे आप, आंध्र प्रदेश का गठन होता है और उससे असंतुष्टता बढ़ती हैं। तो आप देखेंगे धर कमेटी आते हैं। धर कमेटी कहते हैं कि किसी भी राज्य का निर्माण जो है उसके भाषाई आधार पर नहीं होनी चाहिए, प्रशासनिक आधार पर होनी चाहिए। उससे असंतुष्टता बढ़ती है। साथ में आप जाकर के देखते हो जेबीपी समिति बनती है, पट्टाभी सीतारामैया होते हैं, जवाहरलाल नेहरू होते हैं। तो ये जो है जेबीपी समिति बनते हैं। उससे नहीं होते हैं तो फिर फजल अली आयोग का जो है क्या कहते हैं बनना होता है। तो फजल अली आयोग आते हैं और साथ में जाकर के बाद में देखेंगे कि इसी तरीके से इनके आधार पे, क्षेत्रीयता के आधार पे, भाषा के आधार पे, रीजन के आधार पे अलग अलग जो है राज्यों का निर्माण होता है। ये आपके संघ एवं राज क्षेत्र भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 तक थे। जब हमने पॉलिटिकल साइंस में जब हम एक अच्छे सोसाइटी, एक अच्छे समाज, एक अच्छे परिवेश का निर्माण कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें सबसे पहले उस क्षेत्र विशेष का आवश्यकता पड़ेगा। तो हमने भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक इस चीज़ को पढ़ लिया है ना। अब उसके बाद हम देखेंगे कि नागरिकता, सिटीजनशिप, चूंकि वहाँ रहने वाले कौन हैं, वो व्यक्ति विशेष रहने वाले हैं, वो मानव रहने वाले हैं। तो उस मानव के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये हो जाता है कि उसका नागरिकता, ये एक ब्रांड है, ये एक बॉन्डिंग है कि अगर आप किसी देश के नागरिक हो तो आपके वो सारे अधिकार मिलेंगे, वो सारे राइट्स मिलेंगे, वो सारे कर्तव्य बन जाते हैं जो आपको मानव के रूप में, एक अच्छे समाज के रूप में, समाज के प्रणेता के रूप में ला करके निकालती हैं। तो ये जो है ये नागरिकता है, सिटीजनशिप है, जो दूसरे टॉपिक में आप देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। साथ में हम देखेंगे कि नागरिकता, सिटीजनशिप क्या है और सिटीजनशिप लेने का, सिटीजनशिप खत्म करने का क्या तरीका है, उसको हम पढ़ेंगे। ख्याल रखिए अपना। गॉड ब्लेस।